तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। सेक्शन सी में इसका क्वेश्चन बनता है। बच्चों, जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, यानी पैसा कहां लगाना है, अब पैसा कहां से लाना है, और अगर पैसा कहां से लाना है तो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो जिनसे आप पैसा लेकर आए, उन वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इन जनरल सेंस, शॉर्ट टर्म का पैसा शॉर्ट टर्म में लगता है, लॉन्ग टर्म का पैसा लॉन्ग टर्म में लगता है जनरली। यानी आपको अगर नॉन करंट एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, इसमें पैसा लगाना है तो वो लॉन्ग टर्म से ही आएगा। लॉन्ग टर्म से लिया हुआ पैसा शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म का पैसा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं करते। अगर कर भी देते हो तो फिर वो आपको सूनर और लेटर लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। यानी आप बैंक से ओवरड्राफ्ट लेके मशीन खरीद लो, नहीं पॉसिबल है। लेकिन इक्विटी से पैसा रेज करके आप अपने वर्किंग कैपिटल में लगा दो, पॉसिबल है। तो अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17, प्योरली इंडिपेंडेंट टॉपिक। एज सच, मैं जब कभी भी एफएम स्टार्ट करता हूं तो कभी इस टॉपिक से स्टार्ट करता हूं, तो कभी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से स्टार्ट करता हूं। यानी व्हाट आई मीन टू से, देयर इज नो नीड कि आपने कुछ पहले से पढ़ा हुआ एफएम में तो आपको ये समझ में आएगा। ये बिल्कुल अलग है टॉपिक। आप जो पैसा लेकर आते हो उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। जब कभी भी मैं कैपिटल बात करूंगा लॉन्ग टर्म की, तो वो इक्विटी और डेब्ट होगी। इक्विटी ऑर्डिनरी शेयर्स, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स। अब यहां पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, जो प्रेफरेंस शेयर हैं कभी तो वो इक्विटी की तरह ट्रीट होंगे, कभी वो डेब्ट की तरह ट्रीट होंगे। कैसे? जब वो इररिडीमेबल हैं तो वो इक्विटी की तरह ट्रीट होंगे, जब वो रिडीमेबल है तो वो डेब्ट की तरह ट्रीट होंगे। बट अभी उसमें जा ही नहीं रहे हैं अपन डेप्थ में कि कैसे ट्रीट होंगे। अभी तो हम दो ही तरह की कैपिटल लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, इक्विटी एंड डेब्ट। सिर्फ दो तरह की कैपिटल की बात करेंगे। गॉट इट? कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट, कैपिटल का मतलब तो समझ लिया अपन ने, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म की बात अभी नहीं कर रहे हैं अपन, लॉन्ग टर्म, इक्विटी एंड डेब्ट। कॉस्ट का मतलब डिजायर्ड या एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपको अर्न करना है विद द यूज ऑफ कैपिटल। यानी जो पैसा आप इक्विटी से लाए हो, जो पैसा आप डेब्ट से लाए हो। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कंपनी की यहां पर। हाँ, यहां पर हम प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की बात कर ही नहीं रहे।
तो कॉस्ट का मतलब यहां पर डिजायर्ड या एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो आपको अर्न करने उस कैपिटल को यूज करके जो आप लेकर आए। तो हमने आपको अभी दो टर्म समझाई। द फर्स्ट वन इज कैपिटल, अनदर वन इज कॉस्ट। कैपिटल लॉन्ग टर्म, दैट इज इक्विटी एंड डेट। कॉस्ट डिजायर्ड और एक्सपेक्टेड रिटर्न टू बी अर्न, डिजायर्ड या एक्सपेक्टेड रिटर्न टू बी अर्न विद द यूज ऑफ कैपिटल। जब कोई भी कंपनी सिर्फ और सिर्फ इक्विटी से पैसा लाती है, डेब्ट लेती नहीं है, उधार, डेब्ट मतलब उधार, बाजार से उधार लाना, ये पॉसिबल है, दैट इज पॉसिबल। यानी कंपनी जब सिर्फ इक्विटी से ही फाइनेंस होती है, पैसा सिर्फ इक्विटी से ही आता है, तो वो आपकी अनलीवर्ड और अनगियर्ड फर्म है। अनलीवर्ड बच्चों, लीवर या गियर, जब मैं लीवर या गियर बोलूंगा इसका मतलब फर्म में डेब्ट है। जब मैं अनलीवर्ड या अनगियर्ड बोलूंगा मतलब फर्म में डेब्ट है ही नहीं। जब कंपनी सिर्फ इक्विटी से फाइनेंस होती है, यानी सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल से पैसा रेस किया, ना तो कोई बैंकों से टर्म लोन लिए, ना कोई बॉन्ड इशू करे, कहीं से भी पैसा नहीं लिया, सिर्फ इक्विटी से, तो उसे अनलीवर्ड या अनगियर्ड फर्म कहा जाता है। एक कंपनी में 100% इक्विटी हो सकती है, लेकिन एक कंपनी में 100% डेब्ट नहीं हो सकती, यानी इक्विटी होना बहुत जरूरी है। इक्विटी होगी ही होगी, यानी आप एक कंपनी बनाओ और सारा का सारा लोन ले आओ, नहीं, शेयर कैपिटल तो होगी ही। सो दैट इज आइदर अ कंपनी इज फाइनेंस्ड बाय इक्विटी, या तो कंपनी इक्विटी से फाइनेंस होगी तो वो अनगियर्ड या अनलीवर्ड फर्म कहलाएगी, या उसमें इक्विटी के साथ साथ डेब्ट भी होगा तो वो लीवर्ड या गियर्ड फर्म कहलाएगी। When an entity is financed through equity and debt, then an entity is known as levered or geared firm. And when an entity is financed through 100% equity, that it is known as ungeared or unlevered firm. Yes. Anushka, please explain ungeared and geared firm. अनगियर्ड फर्म वो होगी जिसमें डेट नहीं होगा और फुल इक्विटी रहेगी, और गियर्ड फर्म वो होगी जहाँ पे डेट भी है और इक्विटी तो रहती ही है। Anmol, what do you mean by capital? कैपिटल से आपके लिए क्या मीनिंग है? अनमोल, Harshvardhan, what is the meaning of capital in case of cost of capital? Sir, capital means money or asset used for run business. नहीं तो आप सुन नहीं रहे थे मतलब। प्रणव, Yes, sir. कैपिटल
जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल का मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल, यस सर। और लॉन्ग टर्म कैपिटल कहां कहां से आ सकती है? सर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस से आती है, जैसे कि अपने लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, शेयर्स। हाँ हाँ, बोलो बोलो। लॉन्ग टर्म कैपिटल मीन्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यस। that may be either through equity or either through debt. डेब्ट। कौन से दो सोर्स हो बताओ? इक्विटी और डेब्ट। And debt. एंड डेब्ट, ओके। When a firm is financed 100% finance through 100% equity, तो फर्म कौन सी फर्म कहलाती है? अनगियर्ड और अनलीवर्ड फर्म। ठीक है। Akashi Jain, what do you mean by cost of capital? Cost. Akashi Jain, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। Naina, what do you mean by cost of capital? क्या बात है, बोलना नहीं है बच्चों को? महक सेठ, Yes, sir. what do you mean by cost of capital? Sir, cost basically cost which incurred to bring the capital. नो नो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये नहीं है। मिहिर, Yes, sir. Sir, cost of capital is the desired return which is वेरी to be गुड, had by the use डिजायर्ड of और capital. एक्सपेक्टेड रिटर्न। अपने दिमाग में फिक्स कर लो सब लोग, डिजायर्ड और एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय द यूज ऑफ दैट कैपिटल, यानी आप वो जो पैसा उनसे लेकर आ रहे हो या उनका जो पैसा आपके पास पड़ा है उस पर आपको जो डिजायर्ड या रिटर्न वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। गॉट इट? इक्विटी, अब इक्विटी जो होती है उनको वेरिएबल रिटर्न मिलता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी नहीं भी मिलता लॉसेस के केस में। क्यों? बिकॉज दे आर द ओनर्स एंड टेकिंग द रिस्क, and their capital will not be repaid unless the company wind up. Is it okay? Is it okay? Yes or no? Yes, sir. इक्विटी पर वेरिएबल रिटर्न होता है। वेरिएबल रिटर्न का मतलब कम या ज्यादा। ये ओनर होते हैं, ये रिस्क लेते हैं और इनकी कैपिटल वापस नहीं की जाती जब तक कंपनी वाइंड अप ना हो जाए। कंपनी वापस नहीं करती है। हाँ, आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो वो आप शेयर बाजार में बेच सकते हो किसी और को, कंपनी आपको पैसा वापस कभी नहीं देगी उस शेयर का। डेब्ट, इन पे फिक्स रिटर्न होता है क्योंकि ये लैंडर्स होते हैं, उधार देने वाले, और इनकी कैपिटल एंड देयर कैपिटल विल बी रीपेड आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद। डेब्ट,
इक्विटी का मतलब क्लियर है, डेब्ट का मतलब क्लियर है। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं, किसको रिटर्न ज्यादा एक्सपेक्ट होगा? इक्विटी। डेब्ट एक्सपेक्ट ज्यादा करेगा या इक्विटी ज्यादा एक्सपेक्ट करेगी? इक्विटी। इक्विटी। क्यों? वाई? रिस्क ज्यादा है सर उसमें। बिल्कुल, इक्विटी हमेशा डेब्ट से ज्यादा एक्सपेक्ट करेगी क्योंकि उनकी रिस्क ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हायर रिस्क हायर रिटर्न। अब बच्चों, कुछ ऑथर इक्विटी को, डेब्ट को, इनको के वर्ड से डिनोट करते हैं, के, और कुछ आर से भी डिनोट करते हैं। तो आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना। तो मैं अगर बोलता हूं के ई, के लोअर सबस्क्रिप्ट में ई, या आर ई, तो उसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। और जब मैं बोलता हूं के डी या आर डी, तो वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। अभी पढ़ाऊंगा मैं। इक्विटी विल एक्सपेक्ट हायर रिटर्न देन डेब्ट एज दे आर टेकिंग रिस्क एंड देयर रिटर्न्स आर वेरिएबल। अब बेसिकली रिटर्न क्या चीज होती है? इसको बहुत बाद में अच्छे से समझेंगे अपन। अभी समझाने के लिए रिटर्न, जब मैंने वर्ड बोला, तो रिटर्न में दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो रिस्क फ्री रिटर्न, बैंक में पैसा डाल दिया, बट बैंक में नहीं डाला ना आपने, आपने किसी शेयर में पैसा लगाया, तो आप वहां पर उस रिस्क का जो आपने लिया है उसका रिवॉर्ड आप चाहते हो, उसको अपन कहते हैं प्रीमियम फॉर रिस्क। और ये अपन अब बाद में पढ़ेंगे। बट हाँ, इतना समझ में आ गया, रिटर्न का मतलब होता है रिस्क फ्री प्लस रिवॉर्ड फॉर रिस्क, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिवॉर्ड फॉर रिस्क, दैट इज प्रीमियम फॉर रिस्क। लेटर ऑन स्टेज पे डिस्कस करेंगे। रिटर्न जब मैं बोलूंगा इसका मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ मनी is the percentage return a firm need to pay its investor. जो फर्म को पे करना है अपने इन्वेस्टर को। तो अगर मैं एक परफेक्ट मार्केट, जो मान के चलते हैं कि एक परफेक्ट मार्केट है, तो किसी भी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या चीज है? जो भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है परफेक्ट मार्केट में? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिटर्न डिस्काउंटेड एट इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इस लाइन को जैनी एक बार पढ़ दो। The present value of expected returns discounted at the investor's required rate of एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिटर्न yes, डिस्काउंटेड एट द इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सर क्या मतलब इसका? ये देखो, ऐसे समझाता हूं। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं।
मिस्टर प्रणव invested in share of X INC in face value of $10 at a premium of $5. क्वेश्चन को समझना। प्रणव ने, अच्छा जिसे हमारे यहां बोलते हैं ना अपन प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, वहां बोलेंगे XINC। कोई भी कंपनी के आगे INC और PLC वर्ड लगता है। इनकॉर्पोरेटेड, INC मतलब इनकॉर्पोरेटेड। मतलब प्रणव ने $10 की फेस वैल्यू वाले का $5 का प्रीमियम देके $15 में लिया, या तो कंपनी से लिया या बाजार से खरीदा, समझ लो। अब जो इन्वेस्टमेंट है इक्विटी का, वो रीपे तो होगा नहीं जब तक कंपनी वाइंड अप में नहीं जाए। हाँ, प्रणव के पास एक ऑप्शन है कि ऑल्दो प्रणव हैज एन ऑप्शन टू सेल इन ओपन मार्केट। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं प्रणव कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करेगा। सो प्लीज लेट मी नो व्हाट प्रणव कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम कंपनी। बोलो क्या एक्सपेक्ट करेगा वो। डिविडेंड। कब तक एक्सपेक्ट करेगा, अप टू व्हाट टाइम। जब तक जब उसने तक इन्वेस्ट करके रखा होगा। अच्छा, कंपनी क्या एक फीचर होता है, कंपनी की होती है परपेचुअल सक्सेशन। यानी कंपनी में अगर आपने शेयर में पैसा लगाया तो वो परपेचुइटी तक शेयर रहेगा, जब तक कंपनी बंद ना हो जाए। हाँ या ना। तो हम जो पढ़ रहे थे, हमने कहा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिटर्न, बस अब इतनी सी बात पढ़ता हूं। ये डिस्काउंटेड एट इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये अपन बाद में बात करते हैं। अब सुनो भाई, मैं आपको परपेचुइटी का मीनिंग पहले समझाऊंगा, फिर आगे और भी पढ़ाएंगे। अब कंपनी ने $2 का डिविडेंड लास्ट ईयर दिया था, और प्रणव कह रहा है मुझे तो हर साल $2 ही चाहिए डिविडेंड। जीरो ईयर में 1 था, $2 था। फर्स्ट ईयर के एंड में कितना चाहिए उनको, $2। सेकेंड ईयर एंड में कितना चाहिए, $2। थर्ड ईयर एंड में कितना चाहिए, $2। अगर वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इफ इट इज एक्सपेक्टेड, राइट। तो बच्चों ये तो पहली लाइन होगी। कौन सा, एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिटर्न। अगला आ रहा है डिस्काउंटेड एट इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अभी यहां मैं अज्यूम कर रहा हूं 10%। ये कैसे निकलती है निकालना सीखेंगे, बट अभी अपन समझ लो 10%। तो आपके लिए मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी जो प्रणव का शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी, प्रणव के पास जो एक शेयर है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम कह रहे हैं प्रणव एक्सपेक्ट कितना कर रहा है, बोले $2। कब तक कर रहा है, बोले परपेचुइटी तक कर रहा है, अभी हाल फिलहाल करता रहेगा।
फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10 परपेचुइटी तक। लेकिन ये $2 कब एक्सपेक्ट कर रहा है? आज नहीं, $2 उसको मिल गए, वो कह रहा है यही मिलते रहें फर्स्ट ईयर के एंड में भी, सेकंड ईयर के एंड में भी। लेकिन आप खुद सोचो, जो $2 1 साल बाद मिलने वाले हैं, जो $2 2 साल बाद मिलने वाले हैं, जो $2 3 साल बाद मिलने वाले हैं, उन सब की मैं आज की वैल्यू अगर निकालता हूं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस R की पावर n। यही होता है फॉर्मूला जो आपने अपनी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R की पावर n। अमाउंट मतलब फ्यूचर की वैल्यू, P मतलब प्रेजेंट की वैल्यू, आज जो जमा कराओगे, 1 प्लस रेट जनरली पर एनम, n नंबर ऑफ ईयर। R और n के बीच में रिलेशन हमने पढ़ा था कंपाउंडिंग में। अगर ये नंबर रेट अगर पर एनम है तो ये नंबर ऑफ ईयर होंगे, रेट अगर पर मंथ है तो ये नंबर ऑफ मंथ होंगे। ये हमने पढ़ा था कंपाउंडिंग में, बट यहां पर हम सिर्फ ईयर ही पढ़ेंगे। तो दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस R की पावर n। एक ही बात है, 1 प्लस R की पावर n को इधर ले गए FP के नीचे, तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई। यानी फ्यूचर में जो आपको मिलने वाला है $2, 1/1 प्लस R क्या है? 10%, यानी 0.1 पावर 1। तो ये जो आया, इसको अगर आप चाहो तो मैं आपको बता दूं, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 1 जब आप करते हो तो 0.909 आएगा, 10% वाला। अब आपने कहा $2 जो 1 साल बाद मिलेंगे उसकी आज की वैल्यू, यानी 2 इंटू दिस। ये तो सिर्फ जो $2 1 साल बाद मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू, मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, जो $2 1 साल बाद मिलेगा उसकी आज की वैल्यू निकाली है, यानी $1.82 लगभग। तो जो $2 1 साल बाद मिलेगा उसकी आज की वैल्यू, जो $2 2 साल बाद मिलेगा उसकी आज की वैल्यू, जो $2 3 साल बाद मिलेगा उसकी आज की वैल्यू। बात समझो। अब क्योंकि आपने शेयर में पैसा लगाया, प्रणव कह रहा है मुझे तो हर साल के आखिर में $2 चाहिए डिविडेंड। अभी आप बोलोगे सर उसको ग्रोथ भी चाहिए, वो सब बात की बात है। अभी तो एक छोटा सा एग्जांपल अपन ये चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है पढ़ लिया, एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिटर्न समझ में आ गई बात, डिस्काउंटेड करना है इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। तो मान लो मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मेरी मतलब शेयर होल्डर की 10% है, और $2 का वो डिविडेंड
अपने उस इक्विटी शेयर पर चाहता है। यही मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अब इसको डिटेल में पढ़ते जाएंगे। अब जो इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो होती है, इन्वेस्टर जो चाहता है रेट ऑफ रिटर्न, वो क्या है बेसिकली? यानी इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड ऑफ रेट ऑफ रिटर्न क्या है? ये इन्वेस्टर बोले ये बेसिकली IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। जिन्होंने पढ़ रखा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है समझ में आ जाएगा अभी आपको। अचीव्ड बाय इन्वेस्टिंग करंट प्राइस एंड रिसीविंग द फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न। मैं आपसे एक बात समझाता हूं। आज आपका मान लीजिए $15 एक शेयर का प्राइस है, करंट प्राइस। तो आप तो उस $15 आपने कितने लगाया था वो छोड़ो, आज उसका जो प्राइस है उस पर आप एक्सपेक्ट करोगे ना। तो फ्यूचर में जो रिटर्न आप एक्सपेक्ट करोगे वो उस प्राइस पे एक्सपेक्ट करोगे जो आज आपका है। तो बोले फ्यूचर के एक्सपेक्टेड रिटर्न को उस रेट से डिस्काउंट कर दो कि करंट प्राइस आ जाए, वही आपका इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। अभी थोड़ा कम समझ में आएगी लाइन, बट कोई बात नहीं, आगे आने वाली है, अच्छे से समझ में। अपन तो अभी परपेचुइटी की कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। अब सोचो दो 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 ये सब चाहिए चाहिए। ये लाइन समझ में आ गई आपको? एक बात है, जैसे जैसे टाइम लैप्स होता जा रहा है, प्रेजेंट वैल्यू कम होती जा रही है। $2 एक साल बाद वाले, उसकी आज की वैल्यू। $2 2 साल बाद मिलेगा, उसकी आज की वैल्यू। $2 3 साल बाद मिलेगा, उसकी आज की वैल्यू। कब तक मिलेगा? अंत तक मिलेगा। तो मैं आपको एक परपेचुइटी समझा रहा हूं। डी $2 अपॉन 1.1 की पावर 1, डी अपॉन 1.1 की पावर 2। अच्छा, यहां पे डी मतलब है दो 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 इंफिनिटी तक, पावर 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक। अब मैंने क्या करा, डी कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 1/1 प्लस आर की पावर 1, 1/1 प्लस आर की पावर 2। अरे आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर की पावर 3, आर की पावर 4, आर की पावर इंफिनिटी। ये जो है ना, ये सीरीज है, ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब बच्चों जो जीपी होती है ना, ये जीपी इंफिनिटी तक की जीपी है। सो अब जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं थी, कंपाउंडिंग जहां होती है वहां जीपी होता है, और जीपी जब इंफिनिटी तक होती है तो उसका सम अगर हमको करना है, सम ऑफ जीपी टू इंफिनिटी, तो वो होता है A/1 - R। ये कुछ आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, मैं समझा रहा हूं। ए होती है आपकी फर्स्ट टर्म, ये वाली टर्म, A/1 प्लस आर की पावर 1, ये फर्स्ट टर्म। आर जो होता है वो सेकंड और फर्स्ट टर्म का रेशियो, थर्ड या सेकंड का, फोर्थ या थर्ड का, यानी रेशियो ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो ए अपना हो गया 1/1 प्लस आर की पावर 1, आर आपका हो गया 1/1 प्लस आर की पावर 3 अपॉन 1/1 प्लस आर की पावर 2, या 1/1 प्लस आर की पावर 4 डिवाइड बाय 1/1 प्लस आर की पावर 3। तो अल्टीमेटली आर आ जाएगा आपका 1/1 प्लस आर। इतना तो आपको आता होगा।
सो 1/1 + r, ये तो a हो गया, a/1 माइनस r। r क्या चीज है? 1/1 + r। इसलिए जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/r, और d ऑलरेडी बाहर था ही। तो d इंटू 1/r या d/r। दोस्तों d/r, d इज d0 बोलो, d1 बोलो, d2 बोलो, d3 बोलो, d5 बोलो। r रेट ऑफ रिटर्न, जिसको अपन आगे जाके KE भी बोलेंगे। कॉस्ट, आगे जाके KE भी बोलेंगे इसको। d/KE, कोई बोलेगा d/r, कोई बोलेगा d/KE, एक ही बात है। तो अब प्रणव, अगर तुम $2 का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हो और 10% हर फ्यूचर में $2 का डिविडेंड हर ईयर के एंड में एक्सपेक्ट कर रहे हो, और आपकी डिजायर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो आपके शेयर का प्राइस $20 होगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। सर ये फॉर्मूला बन गया? हाँ, प्रूव कर दो इसको। अब आप, मैं आपको प्रूव करता हूं। आपने $20 बैंक में जमा करा है 10% पर एनम से, और हर साल आप इंटरेस्ट एनुअली निकाल रहे हो। तो 20 का 10% कितना हो गया? 2। 20 + 2 कितना हो गया? 22। 2 वापस विड्रॉ कर लिया, बच कितना गया? 20। फिर 10% 20 कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 22। 2 विड्रॉ कर लिया, फिर कितना बचा? 20। चलता रहेगा, चलता रहेगा, 20 आपका हमेशा चलता रहेगा। ये बैंक वाला केस समझाया, समझ आई कि नहीं? यही बात। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? इसे ही परपेचुइटी कहते हैं, और यही मैं फॉर्मूले का डेरिवेशन समझा रहा हूं आपको। चलो जी, मान रहा हूं कि आपको बात समझ में आई है। रिटर्न वर्ड क्लियर हुआ अभी हाल फिलहाल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल जो है, उसमें सबसे पहला मॉडल है हमारा डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, जहां ग्रोथ नहीं चाहिए। किसको? इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर को। अगर नहीं चाहिए तो पढ़ लिया अपन ने, जो परपेचुइटी पढ़ा था वो यही। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, नो ग्रोथ। दूसरा डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, कांस्टेंट ग्रोथ। ये दोनों आपके कोर्स में है। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल फेज ग्रोथ, ये आपके कोर्स में नहीं है, अभी पढ़ाऊंगा आपको, ये कोर्स में नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का सिर्फ एक ही है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, बाद में डिस्कस करेंगे। डेब्ट में पढ़ेंगे अपन इररिडीमेबल डेब्ट की कॉस्ट। रिडीमेबल अगर डेब्ट है तो कॉस्ट, कन्वर्टेबल डेब्ट है तो कॉस्ट, और अगर वो नॉन ट्रेडेबल है तो कॉस्ट, यानी ये डेब्ट की कॉस्ट। अब एक एक करके पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके, जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। अब जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल अगर है तो, प्रेफरेंस कैपिटल जरूरी नहीं कि हर कंपनी के पास हो, कोई कंपनी प्रेफरेंस कैपिटल इशू करती है, कोई नहीं करती है,
और कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। इन तीनों को जब एक साथ लेते हैं तो वो कहलाती है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसको वेटेड एवरेज कॉस्ट भी कहते हैं, वैक। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वर्ड से भी हम लोग ने इसको एफआर में पढ़ेंगे, आरओआई, यानी हमारे इन्वेस्टमेंट पर जो हम रिटर्न चाह रहे हैं। बट इस चैप्टर में अपन इसको वैक के नाम से जानेंगे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से जानेंगे। के ओ, तो डेब्ट कैपिटल को आप बोलोगे के डी, प्रेफरेंस को बोलोगे के पी, इक्विटी को बोलोगे के ई। के डी, क्या बोलोगे इसको? कॉस्ट ऑफ डेब्ट। के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। के पी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस। के ओ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये एब्रीवेटेड टर्म्स समझ में आ गई हैं आपको? सबसे पहले मैं आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी का डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल पढ़ाने जा रहा हूं। जब भी अपन कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे, यानी के ई निकालेंगे, तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल जो हम यूज कर रहे हैं उसमें ये अजम्पशंस होंगे। पहला, फ्यूचर इनकम स्ट्रीम फॉर द शेयर होल्डर इज द डिविडेंड पेड आउट बाय द कंपनी। That is, dividend paid by the company will be the only income to shareholder. पहला assumption रिपीट कर दीजिए, मिहिर रिपीट कर दो पहला assumption। Future income stream for the shareholder is the dividend paid out by the company. That is, dividend paid by the company will be the only income to shareholder. यानी डिविडेंड के अलावा शेयर होल्डर को और कुछ नहीं मिलेगा, ये assumption पहला। दूसरा बोलो, पढ़ो सेकंड assumption। Dividends will be paid in perpetuity once per year. साल में एक बार दिया जाएगा और परपेचुइटी तक दिया जाएगा, जो अभी अपन समझ रहे थे, $2, $2, राइट। बट तीसरा assumption थोड़ा सा अच्छा है। Dividend will be constant or growing at fixed rate. इसमें हमने एक और वर्ड लगा दिया। अभी अपन ने सिर्फ बात करी थी कांस्टेंट, $2, लेकिन अब हम कुछ और भी पढ़ेंगे। बोले कांस्टेंट के अलावा ग्रोइंग भी तो मांग सकते दोस्तों। अरे चलो कोई बात नहीं। तो नो ग्रोथ पढ़िए जरा, नो ग्रोथ का मतलब। No growth, that is $2 per year. If last year dividend declared was $2, then shareholder expect $2 at the end of year 1, year 2 and so on. ये नो ग्रोथ का मतलब समझ में आ गया? शेयर होल्डर ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। सेकंड पढ़ो, कांस्टेंट ग्रोथ। Constant growth, that is 5% growth in dividend every year. If last year dividend declared was $2, then following is the expectation.
Year 1 $2, year 2 2.1 plus 5%. No. Year 1 $2.1. Year 2 $2.1 2.1 plus 5% of 2.1. तो ईयर That जीरो is में कितना था? $2.205. सुनो, ईयर जीरो में कितना था? $2. $2. यहां लिख देते हैं अपन, ईयर जीरो इज इक्वल टू $2. तो ईयर 1 में कितना हो जाएगा? 2.1. कारण $2 प्लस 5% ऑफ $2. तो कांस्टेंट ग्रोथ समझ में आ गया आपको? हर साल वो डिविडेंड में 5% की ग्रोथ चाह रहा है भाई। आपके ये 2 केस ही हैं, थर्ड वाला केस आपके कोर्स में नहीं है, थर्ड भी पढ़ लो। Phased growth. That is, shareholder expect increase in growth at specific intervals. For example, 5% for first 3 years, then 3% for next 4 years, and then 2% forever. यानी वो कह रहा है पहले मैंने जिस दिन इन्वेस्ट किया उसके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में तो 5% ग्रोथ आए, फिर फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवेंथ ईयर 3% की ग्रोथ आए, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 परपेचुटी तक 2% की ग्रोथ आए। इसे कहते हैं फेज्ड ग्रोथ। ये आपके कोर्स में नहीं है। ये तीसरा अजम्पशन हो गया। तीसरा अजम्पशन क्या था? वापस पढ़ो। डिविडेंड विल बी कांस्टेंट और ग्रोइंग एट dividend will be constant and growing at fixed rate. Fourth assumption, all shareholder expect सेम रेट ऑफ रिटर्न, यानी हर तरह का शेयर होल्डर रिटर्न एक्सपेक्ट सेम करेगा। ऐसा नहीं कि आप अलग, मिहिर अलग, प्रणव अलग, राइट, महक अलग, सब अलग अलग नहीं, सब एक जैसा रिटर्न चाहेंगे। और पांचवा और आखिरी assumption बोलो क्या है? Perfect market. अब मुझे ये पांचों assumption को एक बच्चा बता दे। जैनी बताएगी पांचों assumption। सर फर्स्ट वन है कि शेयर होल्डर्स के इनकम का सोर्स डिविडेंड होगा। वेरी सेकंड गुड। शेयर होल्डर की इनकम का सोर्स सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। वेरी गुड। सेकंड assumption, सर डिविडेंड विल बी पेड इन परपेचुइटी वंस डिविडेंड परपेचुइटी तक मिलता रहेगा। सर आगे थर्ड वन डिविडेंड विल बी कांस्टेंट और एट अ ग्रोइंग रेट। बिल्कुल। थर्ड वन, डिविडेंड या तो कांस्टेंट होगा या उसमें ग्रोथ मिलेगी। अब कांस्टेंट मतलब या तो नो ग्रोथ, या ग्रोथ, फिक्स ग्रोथ, या फिर फेज्ड ग्रोथ। 3 तरीके हो सकते हैं, राइट? नो ग्रोथ, फिक्स्ड रेट से ग्रोथ, और फेज्ड ग्रोथ। फेज मतलब अलग अलग समय पे अलग अलग रेट की इंक्रीज चाह रहा है। चौथा, सर फोर्थ होगा कि शेयर होल्डर सारे एक रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। वेरी गुड। हर तरह का शेयर होल्डर सेम रेट एक्सपेक्ट करेगा उस कंपनी के अंदर। और सर और फिफ्थ लास्ट, वन होगा परफेक्ट मार्केट। मार्केट परफेक्ट होगा, यानी आप जब चाहो, जिस जगह चाहो पैसा डाल सकते हो, निकाल सकते हो, आपके पास पूरा नॉलेज है और आप नॉलेजेबल पर्सन हो। यही होती है परफेक्ट मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स।
अब अपना पहला फॉर्मूला बन रहा है डीवीएम, यानी डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। किसके लिए? इक्विटी के लिए। कांस्टेंट डिविडेंड, नो ग्रोथ। फॉर्मूला देखो क्या है, P0 इज इक्वल टू D अपॉन RE। बच्चों, कोई RE बोलेगा और कुछ KE बोलेगा। आपके सामने इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद रहेगा। ये RE बोलो या KE बोलो, एक ही बात है। अब इन टर्म्स को समझ भी तो लो जी। डी, अच्छा D0 बोलो, D1 बोलो, D2 बोलो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा ये डिविडेंड हमेशा फिक्स है। इसलिए डी वर्ड यूज करा मैंने, D0 नहीं बोला, D1 नहीं बोला। आप यहां पे D0 लिखो या D1 लिखो या D2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या सिर्फ D लिखो। कांस्टेंट डिविडेंड फ्रॉम ईयर 1 टू इंफिनिटी। P0 शेयर प्राइस नाउ, आज का प्राइस, आज अभी का प्राइस। RE या KE शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल, मतलब 10% को आप 0.1 बोलोगे, 12% को आप 0.12 बोलोगे, ये कहना मतलब है। अब एक बात बताऊं आपको, मैंने पढ़ाया मार्केट प्राइस ये होता है, क्योंकि अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ये हमने पढ़ा था। देखो आप, ये पढ़ा था, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या पढ़ा था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिटर्न डिस्काउंटेड एट इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। Present value of the expected future return discounted at investor required rate of return, वो मार्केट वैल्यू है। $2, $2, $2, $2, उन सबकी आज की वैल्यू 10% से, तो मार्केट वैल्यू है। इसी चीज को अब मार्केट वैल्यू को मैं नीचे ले जाऊं, ये लास्ट RE इज इक्वल टू D अपॉन P0, ये आ गई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये फॉर्मूला बन गया, आपके काम आएगा। RE बोलो, KE बोलो, एक ही बात है, D अपॉन P0। तो बेसिकली करा क्या हमने, P0 को नीचे ले आए, KE को, RE को ऊपर ले गए। और ऐसा करने से क्या हुआ, ये फॉर्मूला, ये बात ये हो गई। इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, RE या KE, ये क्या है? IRR, internal rate of return achieved by investing the current price and receiving the future expected return, यानी D अपॉन P0। करंट प्राइस आपने इन्वेस्ट करके और फ्यूचर में जो आप रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे, उसका IRR। अब IRR क्या होती है, ये आपको आगे जाके समझाएंगे अच्छे से। जिन्होंने पढ़ रखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा घबराए नहीं। तो आपको पहला फॉर्मूला समझ में आ गया। और ये फॉर्मूला मैंने परपेचुइटी में समझा दिया।
मैंने $20 निकाला था, मैंने लिखा था $2 डिवाइडेड बाय 10%। अब आप एक काम करो, $2 अपॉन 20 कर दो, यही आ जाएगा 0.1 जो आएगा मतलब 10%। ये है कांस्टेंट डिविडेंड। अब जो सेकंड वाला है वो ग्रोथ, फिक्स्ड ग्रोथ, अज्यूमिंग डिविडेंड ग्रोथ एट अ फिक्स्ड रेट। बट यहां मैंने D0 नहीं लिखा, मैंने D नहीं लिखा, यहां मैंने D1 लिखा है। देखो आप, P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन RE माइनस G। ये फॉर्मूला कैसे बना ये मैं आपको अभी सिखाता हूं। P0 तो वही चीज है, शेयर प्राइस नाउ। RE वही चीज, शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न एक्सप्रेस एज अ डेसिमल। G कांस्टेंट रेट ऑफ ग्रोथ इन डिविडेंड। अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है। P0 हो गया, RE हो गया, G हो गया। अब D1 समझाना था। D1 क्या चीज है? डिविडेंड टू बी रिसीव्ड इन 1 ईयर। आज नहीं, 1 साल बाद जो आने वाला है। T1 यानी फर्स्ट ईयर के एंड में जो डिविडेंड मिलने वाला है। जब मैं आज की बात कर रहा हूं तो आज से 1 साल बाद जो मिलने वाला है, यानी D0 इंटू 1 प्लस जी कर दो। अरे D0 इंटू 1 प्लस जी कर दो तो वो डिविडेंड, D0 मतलब डिविडेंड जस्ट पेड एडजस्टेड फॉर 1 ईयर ग्रोथ। 1 प्लस जी करोगे तो ग्रोथ आ गई, तो वो D1 बन जाएगा। आप यहां पे D1 की जगह D0 इंटू 1 प्लस जी भी लिख सकते हो। अरे $2, 5% ग्रोथ तो 2.1 हो जाएगा ना। $2 मैंने D0 बांटा है डिविडेंड आज। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहां से है? D1 अपॉन RE माइनस जी। ये किताब, कोई भी किताब आपको नहीं समझाएगी। ये भी जीपी से ही आया है। ये इधर तो नहीं समझाया, शायद कहीं और समझाया होगा मैंने। IRR का कंसेप्ट भी समझाऊंगा मैं आपको, सब समझाऊंगा, चिंता मत करिए। वैग भी समझाऊंगा, ये सब। हाँ, ये मैंने यहाँ पे इस पे नहीं समझा रखा, ये मैं बोर्ड पे समझाऊंगा आप लोगों को। ये फॉर्मूला कहां से आया? आया ये उसी फॉर्मूले से है जो अपन ने यहां पढ़ा था। ये है ना, समझना। अब यहां पर आएगा D1 अपॉन 1 प्लस, ये D1 होगा, ये D2 होगा, ये D3 होगा, ये D4 होगा, ये D5 होगा। ये बात समझना, हर साल डिविडेंड चेंज होता जाएगा। और कैसे होगा? पहले साल होगा, चलो यार आज इच्छा हो गई पढ़ाने की तो पढ़ा ही देता हूं। लिख के, हाँ, ये फॉर्मूला बना के दिखाता हूं आपको। कंट्रोल C, कंट्रोल V, ग्रोथ कंसेप्ट। सो ये हो जाएगा आपका D0 इंटू 1 प्लस
जी पावर 1 1 साल बाद। ये हो जाएगा D0 इंटू 1 प्लस G पावर 2 प्लस D0 इंटू 1 प्लस G पावर 3 एंड अप टू इंफिनिटी हो जाएगा। D0 इंटू 1 प्लस G पावर इंफिनिटी। और नीचे ये बन जाएगा 1 प्लस R की पावर 1 1 प्लस R की पावर 2 1 प्लस R की पावर 3 1 प्लस R की पावर 4 1 प्लस R की पावर इंफिनिटी। अब मेरे बच्चों इसको मैं D1 बोल देता हूं। अब मुझे क्योंकि फॉर्मूला बनाना था, अब समझना, ये जो फॉर्मूला लिखा मैंने, अब मैं इसमें कुछ चेंज कर रहा हूं। चलिए अब मैं इसको लिख देता हूं D1। ये मैं फॉर्मूला समझा रहा हूं आपको। तो यहां जो बन जाएगा ये D1, ये पावर 1 हो जाएगी, ये D1 ये पावर 2 हो जाएगी, ऐसे चलता रहेगा ये। अब D1 को कॉमन ले लो, फिर वही रखो, सम ऑफ जीपी टू इंफिनिटी। D1 कॉमन ले लो आप बाहर, D1 को आपने बाहर ले लिया, D1 को बाहर ले लिया, ये 1 हो गया, 1 होके हट गया,
ये भी बाहर चला गया, ये लास्ट वाला गलती से D0 लगा हुआ है, ये भी बाहर चला गया। अब आप इसको जीपी लगा के देख लो। ये मैं शीट शेयर करूंगा आप लोगों से। तो D1 बाहर हो गया, ये होगी अपनी फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म हो गई 1/1 + r⁻1, और जो r है वो सेकंड और इसका हो गया। सो 1/, बच्चों ये इजिकल टू लग गया यहाँ पर, एक मिनट, लेट मी करेक्ट द थिंग्स। ये कहां से लग गई जबरदस्ती, चलो ये 1+ है भाई, इजिकल टू दबा दिया अपन ने, 1+, इधर भी ये 1+, 1+। अब r रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म, तो r इज 1/g की पावर, यहां पर 1+g ब्रैकेट ब्रैकेट, अगर ये मेरी सेकंड टर्म थर्ड टर्म है तो पावर मान लो ये 3, तो ये 1+r⁻3, नीचे हो जाएगा 1+g थर्ड और सेकंड डिवाइडेड बाय 2, पावर 2 सॉरी, पावर 2 अपॉन 1+r की पावर 2, ये गलत लिख गया था, अब सही है, 1+0। इसको सॉल्व करेंगे, a रखेंगे, a इज व्हाट, यहां पर ये तो रेशियो हो गया, ये तो r हो गया, a जो है वो है आपका 1+r की 1+r की पावर 1, ये a हो गया, ये r हो जाएगा, नीचे से ब्रैकेट हटा दो इसके, इसको सॉल्व कर दोगे, a हो जाएगा आपका 1/1+r, 1/1+r की पावर 1, ये a हो गया, ये 1+g की पावर 3, 1+r की पावर 3, इसका रेशियो निकाल दिया दोनों का। ये रेशियो निकालने के बाद फाइनली जो चीज निकल कर आएगी वो 1/r
आर माइनस जी निकल के आएगी। फिर उसको डी से मल्टीप्लाई कर दोगे, D1 से, करके देखना जिन बच्चों को समझना है कि फॉर्मूला कहां से आया। आर माइनस जी, दैट इज डी अपॉन आर माइनस जी, या डी अपॉन के ई माइनस जी, एक ही बात है। ये मैंने प्रूव करने की कोशिश करी है। थोड़ा बुद्धि आप खुद लगाइएगा इसको, अगर आप खुद को निकाल के देखना है तो। ये कोई सिखा नहीं सकता आपको। चलिए, सो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको समझाया ग्रोथ। अब देखो, P0 इज D1 अपॉन आर ई माइनस जी, तो अब आप आर ई माइनस जी को ऊपर ले जाओ, P0 को नीचे ले आओ, फिर माइनस जी को इधर ले जाओ, तो अल्टीमेटली आर ई इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ अलग से। ये फॉर्मूला बन गया आपका। गॉट द पॉइंट क्लियरली? अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, लिख लीजिए TYU1, TYU2, TYU3, TYU1, 2 और 3 आपको सॉल्व करने हैं और कल मुझे दिखाने हैं। 1, 2, 3। अब कल जो हम लेंगे वो ग्रोथ निकालना सीखेंगे कल अपन, कि एक जी जो आती है ना, जो अपन कह रहे 5%, 3%, वो आती कैसे, वो ग्रोथ अपन डिसाइड कैसे करते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।